हेल्थ पर बात चलती है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है पूरे लोलाब में। नो डाउट हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, बट बहुत सारे चैलेंज हैं। अगर आपको 10 सेकंड में कोई हर्ट कर रहा है, आपको उन 10 सेकंड में उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी तरफ। सरकारी स्कूल में खुद टीचर हो तो आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में क्यों एडमिशन करते हो? हमारी टीचर जो सोसाइटी, हमें उनको दिखाना कि हम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू देम। आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं पिछला एपिसोड हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए रोकना पड़ा था, तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे और करते हैं लोलाब के लोगों से बात। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में ऐसी कई सारी जगहें हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुई है, जो अभी टूरिज्म मैप पे नहीं आई है। उन्हीं में से एक जगह लोलाब भी है। यहाँ की जगह में टूरिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को हम किस तरह डिस्कवर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से। नो डाउट गवर्नमेंट तो जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन प्रोवाइड द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वहाँ बहुत सारे चीज़ जो हैं वो बनावटी हैं, और लोलाब में जितनी चीज़ हमें देखने को मिलते हैं, लोलाब में जितना भी है ये कुदरती है। गवर्नमेंट ने अभी तक ज़्यादा कुछ यहाँ तो नहीं किया है। कोई मेला होता है या कोई बड़ा त्यौहार होता है, उस दिन नौजवान आते हैं, सर्कस मनाते हैं, यहाँ पे घोड़े अपने देते हैं। बिजली तो हमारे घरों में तो आती है, तो वो ऐसी होती है कि आती है और चली जाती है। पिछले कई सालों से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। नाज़रीन, बात करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के हेल्थ सेक्टर के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं लोलाब जो है ये काफ़ी एक फार फ्लंग एरिया है। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ का हेल्थ सेक्टर कैसा है, क्या इनको वो फैसिलिटीज़ फराहम हो रही है जो लोगों को होनी चाहिए, जो एक श्रीनगर के रहने वाले को फैसिलिटीज़ दस्तियाब है, क्या वही फैसिलिटीज़ लोलाब के रहने वाले को दस्तियाब है या नहीं। जहाँ तक हॉस्पिटल्स की जो हेल्थ सेक्टर की बात है सर, लोलाब में सोगाम में तो बहुत ठीक चल रहा है सर, लेकिन जो लालपुरा हॉस्पिटल है हमारा, उसमें एक्सरे मशीन है हमारे पास, लेकिन टेक्नीशियन अवेलेबल कभी नहीं हुआ सर। और बात यह है कि वहाँ पे जो भी मतलब मशीनरी लाई गई है, उनके लिए जो टेक्नीशियंस होते हैं, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत वहाँ पे जब पड़ती है तो हमें सीधा हंदवाड़ा जाना पड़ता है। तो हमारे लोला में तो अभी ये नहीं है कि अगर हमें अल्ट्रासाउंड करनी पड़ती है या कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको डायरेक्ट हमें कुपवाड़ा या सीधा हमें हंदवाड़ा लेना पड़ता है। हाल ही में जब बर्फ़ हुई, 2-3 इंच की बर्फ़ हुई इलाके मिचल में, आपने सुना होगा फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ था वो न्यूज़। वहाँ एक लेडी की बर्थ हुई है रोड पर, फिर उनको बाद में गाड़ी मिली लेकिन उसको उठाना पड़ा उन्हें। तो यहाँ जब हेल्थ की बात चलती है, हमारे इस गांव में जहाँ बैठे हो, मैं इसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ जो ये PHC दिख रहा है हमारे सामने ही है, बहुत अच्छी जगह है, उसमें कमरे भी अच्छे तरह से हैं, उसमें बेडरूम भी अच्छी तरह से लगे हैं, लेकिन वहाँ फैसिलिटी नहीं है। यहाँ भी जब अब कोई ऐसा कोई मसला होता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, हमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर इनएडुकेट जो फैसिलिटीज़ है डॉक्टर्स की, जब वो जाते हैं वो चेकअप करवाने के, तो एकदम से वो रेफ़र करते हैं, या तो श्रीनगर भेजते हैं या तो हंदवाड़ा भेजते हैं। फिर फ़ायदा क्या है कि इन हॉस्पिटल्स को यहाँ पर ऐसे ही रखना। हमारी ये बड़ी गुजारिश है हायर अथॉरिटी से कि आप देखिए हमारे हॉस्पिटल्स तो बने हैं, हमारे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ है, बट डॉक्टर्स की इनसफिशेंसी की वजह से लोग बेचारे बहुत ज़्यादा सफ़र करें। जब रेफ़र होता है पेशेंट, एक तो उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, और उनके पास श्रीनगर में शिफ्ट होने के लिए उनके पास एकोमोडेशन भी नहीं होते हैं। वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। तो हमारी सजेशन यही रहेगी गवर्नमेंट से कि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रहेगा अगर डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र हो सोगाम हॉस्पिटल में, ताकि जो
लोलाब के जितने भी फार फ्लंग एरिया से सोगम हॉस्पिटल आ रहे हैं उनको और सफ़र ना करना पड़े। हमें अब अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, यहाँ पे अनअवेलेबिलिटी होती है डॉक्टर्स के पास, हमें अप्रोच करना पड़ता है या तो कुपवारा या तो हंदवारा या ऑब्वियसली श्रीनगर। तो हमारी सजेशन यही रहेगी गवर्नमेंट से, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की। थैंक यू। बात जो हो रही है हेल्थ की हो रही है, हमारे यहाँ साथियों ने सारी बातें सामने रखी हैं। हम भी एक दूर दराज के ताल्लुक़ रखते हैं दर्दपुरा से। कबल मेरी एज भी तकरीबन 40 हो गई है। वहाँ छोटी सी एक डिस्पेंसरी है जिसके खाली 2 कमरे हैं, लेकिन आज तक हमने बहुत सारे वहाँ हुकाम को बुलाया भी और गुजारिश भी की, लेकिन हमारी बात आज तक हल ना हो सकी। लेकिन आज फिर मैं अपने मीडिया की मदद से आले हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि हमारे वो मसाइल, वो डिस्पेंसरी जहाँ है खाली वहाँ एक कंपाउंडर रहता है जो सुबह कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे, लेकिन अक्सर बेशक हाल तो यही है। बर्फ़ के इलाके मौसम में या आगे पीछे कोई बीमार हो जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल से, यहाँ तो पहले ज़माने की वो ढांची होती थी, 4 बंदे उठाया करते थे, अब भी वहाँ का वही हाल है। और यहाँ से फिर हम यहाँ सोगाम लेना पड़ता है और सोगाम में भी सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, फिर हमें कुपवारा जाना पड़ता है। ऐसा भी हुआ बाद में रास्ते ही में उनका डेथ हुआ। मैं आपकी वजारत से रोबरो प्रोग्राम की वजारत से गुजारिश करता हूँ कि हमारी बात जो है आला हुकाम तक पहुँचाई जाए। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी वही हुआ है। प्रीवियस 4 or 5 मंथ्स टिकीपुरा साइड से मेरी सिस्टर की डेथ हुई। चलो इट्स बाय नेचर। इसमें जो फॉल्ट है, मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस विदाउट एम्बुलेंस तो मैसर होती रहती है हॉस्टल में। अगर हम अपने इस सोगाम हॉस्टल की बात करें, सिस्टर और ब्रदर के बीच में एक स्मार्ट रिलेशन होता है। मैं समझ सकता हूँ कि आप सारे अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ को। चलो वो तो अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। जो भी जितने इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी आला दर्जा मुकाम अता करे। सर मैं ये चीज़ ऐड रखना चाहता हूँ यहाँ पे आपके सामने कि गायनोलॉजिस्ट, फिजिशियन तो उसका एक्सरसाइज होता रहता है हॉस्टल में, बट इन चीज़ों पे अगर थोड़ा केयर किया जाए, मैं समझ सकता हूँ अपनी जगह की बेस्ट रहेगा हमारे लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं लोलाब के एजुकेशन सेक्टर के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अगर अपने नेशन को आगे बढ़ाना है, उसको तरक्की याफ्ता बनाना है, तो उसके लिए हमें अपनी यूथ को, हमें अपने नौजवानों को तालीम याफ्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जानने की कोशिश करूँगी यहाँ के लोगों से कि क्या यहाँ के बच्चों को उस लेवल की एजुकेशन मिल पा रही है जिस लेवल की एजुकेशन वो डिज़र्व करते हैं या नहीं। देखिए, जहाँ तक अभी मैडम ने सवाल किया है एजुकेशन के बारे में, मैं एजुकेशन के बारे में ऐसे जानता हूँ कि पहले कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय टीचरों को करती हैं, मुझे ये लगता है कि उन गवर्नमेंट टीचरों से पहले ये जाके पूछो कि आपके अपने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। उनके जो अपने बच्चे हैं, गवर्नमेंट टीचरों के जो अपने बच्चे हैं, इधर हमारे नज़दीक में आर्मी गुडविल स्कूल है। मैं मानता हूं कि उधर एक मानो कि सिंपल सा 12th पास लड़का होता है या मैडम होती है वहाँ, यानी कि जो गवर्नमेंट टीचर होता है वो अपनी मेरिट पे जाता है। ठीक, वो 12th पास जो होता है प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाता है उसका कोई मेरिट नहीं होता है। इसीलिए गवर्नमेंट टीचर को अपने से ज़्यादा भरोसा उस पे है, 12th पास जो होता है उस पे है अपना ज़्यादा भरोसा। क्यों? ये कि गवर्नमेंट टीचर को पता है एक महीना बराबर हो जाएगा, महीने बाद मेरे को मेरा जेब भरा होगा। प्राइवेट टीचर को ये पता है कि महीने को जब मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा, कल को अगर इस बच्चे का पेरेंट स्कूल के अंदर आया, मैंने कुछ नहीं बच्चे को सिखाया होगा, तो मैं क्या जवाब उसे दूं? उसको फीस तो देना ही देना है, लेकिन मैं कौन सा जवाब दूं? इसीलिए मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं प्लीज़ कि जितने भी स्कूल हैं, देखो हमारा गांव है, हमारे गांव में इधर सामने दिखता है हाई स्कूल, इधर दिखता है प्राइमरी स्कूल, आगे भी दिखता है प्राइमरी स्कूल, आगे 5-6 प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ पर, लेकिन ज़रूरत है सिर्फ 4 स्कूलों की,
छोटे 3 स्कूलों की ज़रूरत है और हमारे लिए एक हायर सेकेंडरी प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब बाप का बेटा होता है जो 10 रुपये खर्च नहीं कर सकता है, सोगाम नहीं पहुंच सकता है, किराया का भी कभी मामला पड़ता है, जिस चीज़ की वजह से वो ना अपनी पढ़ाई को आगे अंजाम नहीं दे सकते हैं। जैसे कि इस भाई ने अच्छा ही पॉइंट बोला कि जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा जज करते हैं प्राइवेट टीचर्स को, लेकिन इसने यहीं पे ऑन द अदर हैंड इसने जज किया ये प्राइवेट टीचर्स जो है वो गवर्नमेंट टीचर से लेस पॉजेस करते हैं, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। नो, दिस इज़ नॉट अ पॉइंट एट ऑल। जो यहाँ टीचिंग में क्या मैटर करता है वो है एक्सपीरियंस, हाउ यू नो गिव टू चिल्ड्रन, तो ये मैटर करता है। हम प्राइवेट टीचर्स को ऐसे जज नहीं करते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर्स आजकल तो गवर्नमेंट टीचर्स में से कोई वैकेंट पोस्ट वो तो पोस्ट निकालते ही नहीं है। सो जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रोसेस करते हैं हायर एजुकेशन, वो ऑब्वियसली प्रेफर ही करेंगे प्राइवेट स्कूल्स। जो ये इस बाई का आंसर था जो ये जज कर रहा था ना प्राइवेट टीचर्स को, ये उसी का पॉइंट था। अल्लाह ताला के डर से भी किसी को ये डर नहीं है, अगर गवर्नमेंट टीचर ने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दर्ज किया और गरीब बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, मेरे ख्याल से वो 100% मुतमिन नहीं है अपने तालीम पर। क्यों? तब ही जाके ये एजुकेशन रोज़ बरोज़ पीछे हो रही है। अगर मुल्क में तरक्की चाहे, जिस मुल्क में अगर रोज़गार भी नहीं होगा, एजुकेशन सिर्फ रोज़गार के लिए नहीं है, पढ़ना सिर्फ रोज़गार के लिए ही नहीं है, पढ़ना इसलिए है कि मुल्क की तरक्की हो जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी कर सके। ये ज़रूरी नहीं है एक लड़का पढ़ा लिखा होता है वो 10 लड़कों को अपने साथ रोज़गार देता है। लिहाजा अगर उसने अपनी बात रखी, उसने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, मैडम ने अपनी बात रखी, इसने भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, लेकिन आज के डेट में जब देखा जाता है तो आज के डेट में वाकई एक प्रोडक्ट मिलता है हमें, एक सैंपल मिलता है हमें, एक टैलेंट मिलता है हमें प्राइवेट स्कूलों से। यहाँ चंडीगाम और क्रूसन में एक आर्मी गुडविल स्कूल क्रूसन में है और एक चंडीगाम में है, और एक हमारी ये डिमांड है कि वावरा ब्लॉक में एक स्कूल होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी आर्मी गुडविल स्कूल में एडमिशन करेंगे और पढ़ेंगे वहाँ पे। तो जहाँ तक सरकारी स्कूल टीचर का सवाल आया, यहाँ पे हम नहीं कहते आप उनका एग्ज़ाम करो क्या करो, लेकिन एक चीज़ पे मेरे ख्याल में एक चीज़ में उन पे पाबंदी लगनी चाहिए कि उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों दर्ज करते हैं। इस चीज़ पे सरकार उनसे सवाल करनी चाहिए। लोग भी करते हैं, लेकिन सरकार भी उनसे ये चीज़ पूछनी चाहिए कि आप अगर खुद टीचर हो, अपने सरकारी स्कूल में खुद टीचर हो, तो आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों प्राइवेट स्कूलों में क्यों एडमिशन करते हो। तो मैं ये चीज़ करूँगा सवाल कि वहाँ हमारे शनाट में हाई स्कूल है शनाट में, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए उनको या वारनो जाना पड़ता है और या जाना पड़ता है उनको मैदानपुरा में। लिहाजा मेरी गुजारिश है आला हुकाम से कि उस वहाँ हाई स्कूल में एग्ज़ाम सेंटर वहाँ ही होना चाहिए एग्ज़ाम, ताकि हमारे बच्चे को भी सफ़र न करना पड़े। उनको गाड़ी नहीं मिलती है पहले, बाकी प्रॉब्लम के जनाब वहाँ पे होना चाहिए। आपकी वसादत से मुझे इंशाल्लाह भरोसा है, इस चैनल पर रूबरू पर भरोसा है, इंशाल्लाह आप हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह मैंने कि गवर्नमेंट टीचरों से एक बार प्लीज़ एक बार एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि आज हर किसी को प्राइवेट स्कूलों पर नज़र है, न कि गवर्नमेंट स्कूलों पर नज़र है। मैं ये कहता हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं अपने बच्चे को एडमिशन करता हूँ इस गवर्नमेंट स्कूल में, और टीचर जो होता है उसको पता है मेरे को गवर्नमेंट से मिलता है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करते हैं। उसे पता होता है कि ध्यान देकर इसको पढ़ाना है, प्राइवेट टीचर को पढ़ाना है, क्योंकि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद अगर मेरे बेटे को पढ़ना नहीं आता है, मैं उस टीचर से हिसाब लूँगा। वालिदीन, उस्ताद और बच्चा, ये एक 2 पहिए वाला रेड़ा है। एक पहिए वालिदीन, एक पहिए उस्ताद, चलाने वाला बच्चा है। जितना दौड़ेगा, जितना इसका सपोर्ट करेंगे वालिदीन और उस्ताद, वो आसमान को छुएगा। यहाँ से शाह फैसल ने टॉप किया, उसने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और यहाँ से हमारी एजीएस की जो बात चली, एजीएस चंडीगाम की जो बात चली, हमारी ये मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि एक छोटे मोटे गाँव से भी, हालांकि पूरे डिस्ट्रिक्ट को प्रोडक्ट प्रोवाइड हुए एजीएस चंडीगाम से, लेकिन मैं अपनी गाँव की बात करूं,
मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि एक दूर दराज एक देहात है, एक गरीब गांव है, यहाँ से भी लोग हमारे आर्मी गुडविल स्कूल के लड़के कभी इंडियन एयर में होंगे, वो कभी जहाज़ को देखेंगे, लेकिन वो आज जहाज़ों के मालिक बन बैठे हैं। लिहाजा मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी पढ़ाई पर, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हर साल कुछ न कुछ कोई न कोई डिग्री लेके वहाँ स्कूल से बच्चा आता है, जो हमें कोई फिर इवेंट मिलता है, वहाँ से कोई प्रोग्राम मिलता है, हम खुश होते हैं। लिहाजा जितना बड़ा आदमी होगा, हर कोई अपनी प्रॉपर्टी सर्व करना चाहते हैं अपने इस बच्चे के लिए। लिहाजा गवर्नमेंट टीचर अगर स्कूल से तनख्वाह, एजुकेशन डिपार्टमेंट से तनख्वाह लेता है, गरीब मजदूरी करके भी ये सोचता है कंपटीशन का दौर है कि मेरा लड़का भी इसके आगे हो जाए। गरीब को लगता है शायद अच्छी तालीम इसी प्राइवेट स्कूल में है, इसलिए वो भी इधर उधर करके अपने बच्चे को वहाँ डालता है। और सिखाया किसने? सिखाया वाकई गवर्नमेंट टीचरों ने। बीइंग ए प्राइवेट टीचर, यहाँ पे जो तनकीद हो रही है गवर्नमेंट स्कूल्स की, एक्चुअली गलती उनकी नहीं है। क्योंकि अगर बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की, मैं भी प्राइवेट स्कूल में हूँ, वहाँ पे 200 बच्चे हैं लेकिन टीचर्स हम 22 है। और अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स की, वहाँ पे अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स हैं। एक तो ये बात है कि वहाँ पे 200 बच्चे उनके पास होते हैं और लेक ऑफ, और दूसरी बात है एक तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स है, और दूसरी बात अगर हम करेंगे तो वहाँ पे पेरेंट्स लेक ऑफ पेरेंट्स केयर है। अगर बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की, अगर जब मैं प्राइवेट स्कूल में जाता हूं तब वहां पे हर कोई पेरेंट उनको चेक करता है कि वर्क किया है या नहीं किया है, लेकिन लेक ऑफ पेरेंट्स यहाँ पे लेक केयर ऑफ पेरेंट्स है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे केयर पेरेंट्स नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करेंगे, चाहे वो हायर सेकेंडरी की बात करेंगे या सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे, वहाँ पे स्पेशलिस्ट टीचर्स नहीं होते हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में अवेलेबल होते हैं। अगर हम बात करेंगे वहाँ पे मैथ वाला उर्दू पढ़ाएगा तो वो क्या उर्दू क्या समझाएगा वो। अगर बात करेंगे दूसरी बात, वहाँ पे एमएससी वाला हिस्ट्री पढ़ाता है, तो कहाँ से वो चीज़, बिल्डिंग बनाने से यहाँ पे ये मसले हल नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे अगर मसला हो जाएगा तो यहाँ पे टीचर्स को रिक्रूट करना है, यहाँ पे जो अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स हैं इन स्कूल में वो फुलफिल करनी है और स्पेशल टीचर्स लगाने हैं, ताकि ये हमारा एजुकेशन सेक्टर ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट में तनकीद होती है, तनकीद की वजह सिर्फ है एक तो स्पेशलिस्ट टीचर्स अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल अगर टीचर्स है वो कम है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या यहाँ के लोलाब के बच्चे भी जाते हैं माइग्रेशन करके श्रीनगर एजुकेशन हासिल करने के लिए, और अगर वो जाते हैं तो ऐसी क्या फैसिलिटी श्रीनगर में अवेलेबल है जो यहाँ पे नहीं है अभी तक, और आपकी क्या सजेशन रहेगी कि किस तरह यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट किया जा सकता है, डेवलप किया जा? यस मैम, वो जाते हैं, वजह यही होती है कि अगर यहाँ पे ये जो स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल तो अवेलेबल है, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं वो वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ की जो फ़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके बाप जो है वो 400-500 कमा के अपने 4 या 5 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन उनको वो एजुकेशन नहीं दे सकते जो एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए। बाकी जो अगर हम देखेंगे अपर लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके घर वाले बहुत सारे अच्छे होते हैं, रिच होते हैं, तो वो जाते हैं श्रीनगर। वजह जो होती है यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल नहीं होते, और वो ट्यूशन के लिए जाते हैं श्रीनगर के लिए। जहाँ पर एजुकेशन की बात है, मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि सर अगर रिसेंट डाटा देखें इंडिया का, इंडिया में 80% इंजीनियर्स जो है वो यूज़लेस है सर। उसका मेन रीज़न यह है कि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता कि हम अपने दम पे कुछ कर सके सर। बस मैं इतना चाहता हूँ कि हम जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए, और बाकी जो गवर्नमेंट स्कूल में उनको भी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऑलरेडी अपग्रेड किया जा चुका है, और उसमें सिर्फ अकेडमिक्स की बात नहीं, स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, उसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात होती है, तो ऑलरेडी आई गेस हमने उस तरफ जो कदम रखा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अपग्रेड हो, तो कितना फायदा लगता है आपको कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से लोगों को पहुंचा है, वो बता दीजिए। एजुकेशन पॉलिसी की वजह से तो अपग्रेड हुआ है, लेकिन उतना अपग्रेड नहीं हो रहा जितना मतलब होना चाहिए मैम, क्योंकि अगर हम रिसेंट बात करें एजुकेशन सिस्टम, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। उसका मेन रीज़न है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो अपने दम पे बच्चे को ये स्किल सिखाया नहीं जाता है कि वो अपने दम पे कुछ कर सके मैम। Education is a modification of behavior, and we call it education is man's third eye.
जो एजुकेशन है, अगर आपने देखना है कि किस यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट है, तो आपने देखना है कि यहाँ का एजुकेशन सेक्टर कैसा डेवलप है। एज यू नो सर, आई एम फ्रॉम टिकीपुरा, दैट इज़ वाई मैं टिकीपुरा की बात कर रहा हूँ। हमारे टिकीपुरा में एक हायर सेकेंडरी है, बट आई डोंट एक्सेप्ट दैट स्कूल एज हायर सेकेंडरी, बिकॉज हायर सेकेंडरीज में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो हमारे हायर सेकेंडरी में नहीं है। अगर मैं एक छोटी मिसाल दूँ, हमारे स्कूल के जो साइंस स्टूडेंट हैं, इनके पास साइंस की लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि ये लोग प्रैक्टिकल कर सके और बाद में ये लोग हमारे फ्यूचर डॉक्टर बने, जो कि हमारे हायर सेकेंडरी में साइंस लाइब्रेरी नहीं है। और इसके बाद अगर मैं अपनी स्कूल की बात करूँ, हमारे स्कूल में एक बुक लाइब्रेरी नहीं है। वो मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूँ कि हमारे स्कूल में एक अपडेटेड बुक लाइब्रेरी होनी चाहिए। सर, अगर मैं बात करूं अपने स्कूल की, एक बहुत ही बड़ा स्कूल है, वहाँ पे अगर सारे बच्चे स्कूल आ जाएंगे तो सारे बच्चे अकोमोडेट नहीं हो जाते हैं। तकरीबन 800 बच्चे वहाँ पे होते हैं, लेकिन अगर सारे बच्चे एक दिन स्कूल आएंगे तो सारे बच्चे अकोमोडेट नहीं हो जाएंगे यहाँ पे। आई रिक्वेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट, हमारे लिए वो वहाँ पे अकोमोडेशन की फैसिलिटी है वो होनी चाहिए। और सर, जो हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में ओनली 3 लेक्चरर्स हैं, जबकि एक हायर सेकेंडरी में बहुत सारे लेक्चरर्स होने चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट, हमारे हायर सेकेंडरी में ये लेक्चरर्स होनी चाहिए सर। और अगर मैं बात करूँ एजुकेशन सेक्टर की, जो हमारे सोगम में कॉलेज हैं, यस्टरडे आई वाज टॉकिंग विद स्टूडेंट्स जिनने मेरे साथ 12th पास किया, कि मैं उनसे बात कर रहा था कि क्या अब आप कॉलेज नहीं जाओगे, क्या आप कॉलेज में एडमिशन नहीं करोगे। उन्होंने कहा कि हम कॉलेज में एडमिशन नहीं करेंगे। मैंने जब इनसे रीज़न पूछा, कहा कि एक तो सेमेस्टर का फीस ज़्यादा है, दूसरा तो हमें टिकीपुरा से सोगाम तक गाड़ी नहीं मिलती है कॉलेज के लिए। तो ये जो एक फैक्टर है, मैं अगर आपको पर्सनल बात करूं सर, आई वाज डूइंग एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सोगाम में, तो मेरी जो कोर्स की फ़ीस थी वो 8,000 थी, लेकिन जब मैं किराए की बात करूं तो किराए मुझे इस कोर्स को 20,000 लगे हैं। तो आई रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट, जो हमारा जो कॉलेज है, इसके लिए हमें टिकीपुरा वालों के लिए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मैं ये बोलूँगी कि जो हमारे ये स्कूल में एडा के पोस्ट है, अगर इसको फुलफिल किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाएगी और हमारे बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। कि एजुकेशन के हिसाब से अभी काफ़ी तरक्की आई है। पहले क्वांटिटी पे हम जोर देते थे, अभी क्वालिटी हमारे पास आ चुकी है। पढ़ना है कि हम पढ़ क्या रहे, और हम ये नहीं समझ रहे कि हम फ्यूचर के लिए करें क्या। पिछले 5 सालों में एजुकेशन में काफ़ी चेंज आई है। यहाँ के बच्चे बहुत आगे पहुँच गए हैं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। उस वक्त उन्होंने कहा, जब आप तालीम दोगे तो तालीम के साथ हुनर भी दो। गवर्नमेंट जो है उनको फोकस्ड रहना चाहिए, जो गवर्नमेंट इदारे हैं उन पे फोकस्ड रहना चाहिए, सो दैट जो हमारे पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं उनको वहाँ से फ़ायदा मिले। यूथ अनएम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गलत कामों में लग जाती है। हमारे पास स्पोर्ट्स है, हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे पास आर्ट का सेक्शन आता है जहाँ पर हम आर्ट सीख सकते हैं एटसेट्रा। हमारे हॉस्पिटल में अभी तक MRI की फैसिलिटी नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में CT स्कैन नहीं होता। हमारे हॉस्पिटल में जो ICU है वहाँ पर वो मेंटेन नहीं किए गए हैं। Like charity comes from home, change also comes from within. हम ये कहना चाहते हैं, सबसे बड़ी मजबूरी हमारी कुछ पावर की इतनी हेल्प है, लेकिन इतनी फ़ीस बढ़ गई 30,000, 40,000, 50,000 तो पार कर गई। तो लेकिन पावर खाली 1 घंटा आधा घंटा होती है। इतनी मजबूरी होती है हमारी पावरों की। हर महीने में 1,000 से ऊपर बिल आ जाती है, लेकिन पावर का हाल देखते हैं, हाल ही कुछ 10 मिनट आती है, किसी टाइम 10 मिनट आती है, किसी टाइम 1 घंटा आती है। तो सबसे बड़ी मजबूरी हमें पावर की है, क्यों लाइट से सारा मसला हाल होता है। क्यों चिराग जब जलता है ना, तो चिराग से सब दिखाई देती है। वो मसला हमारा, हम बैठे अंधेरे में, तो पावर की सबसे बड़ी हमें मजबूरी है। और भी है, हॉस्पिटल की है, बाकी भी है, लेकिन पावर की भी अहम मजबूरी है हमारी। तो ये मसला इंशाल्लाह हमारा हल होना चाहिए। फीस हमारी इतनी हो गई है जी, कोई कहने की बात नहीं। हेल्थ सेक्टर की जो बात हो रही है, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ जो रिसेंटली मैंने नोटिस किया। पिछले लास्ट मंथ अक्टूबर के 25 डेट को ये वाक़ा हुआ है मेरे घर में।
अचानक मेरी माँ का बीपी रेज़ हो गया, तो हमने उसको फटाफट नज़दीकी हॉस्पिटल सोगाम में लिया। पहले तो सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि हमारे वहाँ सोगाम से हमारे घर तक, मैं दिवर में रहता हूँ, वहाँ तक 7-8 किलोमीटर पहले जाना पड़ता है। तो हमारे जो अपने इलाके हैं वहाँ पे कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ है नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। जो बेसिक फैसिलिटीज़ अगर मिल जाएं वही काफ़ी थी। सोगाम जाना पड़ा। सोगाम में मैंने नोटिस किया, लगभग 1 घंटा हम वहाँ पे रहे। वहाँ पे मैंने एक जनरल मेडिसिन देखा बस, बाकी साथ में वो स्टाफ कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं थी, जिसके कारण हमें उन्होंने रेफ़र किया हंदवारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा रेफ़र किया। तो बदकिस्मती की बात यह है कि ऑन द वे मेरी मदर की डेथ हो गई। तो ये चीज़ बड़े दुख के साथ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, इसलिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि अगर हमारे सोगाम में ही फैसिलिटी होती तो हमें एक ऐसी जान गंवानी नहीं पड़ती। ऐसी कई जानें चली गई हैं, जिसका कारण यही है कि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनी हैं लेकिन कोई फंक्शनल नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी उनमें नहीं है जो किसी पेशेंट को, ख़ासकर आजकल आप देख रहे हैं सडन डेथ होती है किसी की, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, बीपी की वजह से। ये सब फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हॉस्पिटल्स में। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम हर गांव में ऐसे अगर छोटे NTPHC सेंटर्स होंगे, वो फंक्शनल हों, उनमें स्पेशलिस्ट हों, 24 आवर सर्विस हो। नहीं, हमारे यहाँ क्या होता है, 10 से 4 तक ड्यूटी होती है, दिन में एक डॉक्टर आता है बस। उसके बाद रात को अगर कोई अचानक बीमार पड़ गया, जैसे अभी सरपंच साहब ने बोला कि हमारे मच्छल में परसों एक वाक़ा हुआ, ऑन रोड उसकी डिलीवरी हो गई एक लेडीज़ की। 2 इंच बर्फ़ पड़ी थी, रोड नहीं था, गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी सबसे। और दूसरी बात यह है कि एम्बुलेंस, जो हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस होते हैं, एम्बुलेंसेस की कमी है। एक एम्बुलेंस होता है, मेरे साथ हुआ भी ये। अब हम जब डेड बॉडी को वापस ले आ रहे थे, मुझे 2 घंटे वेट करना पड़ा। उन्होंने बोला हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, आप सुबह 4 बजे ले जाना। रात के 10 बजे डेथ हुई थी, तो बोल रहे थे 4 बजे हम डेड बॉडी लेके जाएंगे। तो ये चीज़ है, सबसे बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, खासकर एम्बुलेंस होती है। हर एक के पास अपनी गाड़ी पर्सनल नहीं होती है, एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है। और जो ये फैसिलिटी, मैं तो कहना चाहता हूँ कि हर गाँव में ये हेल्थ फैसिलिटीज़, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कम से कम। ये चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर आगे आला हुकाम तक पहुँचाएंगे आप, क्योंकि मैंने हेल्थ की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये चीज़ आप सब समझ सकते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आज हमारी टीम ने लोलाब का दौरा किया था। इसी तरह हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का भी कर सकती है। सिर्फ हमारे दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें, हमें ईमेल करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।